और मैं अपने सेशन को अब स्टार्ट करता हूँ समय को ना गंवाते हुए। और मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूँ। अगर आपको ये पीपीटी दिख रही हो, अगर कोई, तो आप मुझे बता देंगे कि ये पीपीटी स्टार्ट हो गई है। अगर ना दिख, स्टार्ट हो क्योंकि गई कई है बार सर। शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है। आयुर्वेदिक बर्मा स्टार्ट हो गई। साइंस, अ नॉन इन्वेजिव सिस्टम फॉर कंप्लीट हेल्थ। एक्चुअली यही मेरा टॉपिक है। और मैं, जैसा कि अभी परिचय दिया, कि मैं डॉक्टर नवीन जोशी हूँ, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में हूँ। चूंकि मैं एमडी का चिकित्सा से पे हूँ, और पर मैं, मेरा जो एक इंटरेस्ट का फील्ड है वो मर्म विद्या रहा है। तो मैं इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए ही नियमित रूप से काम करता हूँ। और आयुष दर्पण फाउंडेशन और आयुष दर्पण जनरल भी उसी एक मुहिम का हिस्सा है। ऐसे चिंतकों को, ऐसे वक्ताओं को एक मौका देता है। हमारे आयुष दर्पण जनरल से 40,000 लोग जुड़े हुए हैं। और साथ साथ हमारा एक जर्नल है, आयुष दर्पण जर्नल .com, जिसमें हम पीयर रिव्यूड जर्नल है, जिसमें हम अच्छे अच्छे शोध पत्रों को प्रकाशित करते हैं। मैं मर्म चिकित्सा का उत्तराखंड सरकार द्वारा एक मास्टर ट्रेनर हूँ। और मैं मर्म चिकित्सा की ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को। और अभी भी हमारे बिगिनर्स और एडवांस से करीब 250 चिकित्सक इस लॉकडाउन में ट्रेंड होकर निकल चुके हैं, और वो लोग हमारी सेशंस को ज्वाइन करते हैं। तो आइए, मैं आपको आज मर्म विज्ञान के बारे में उसका परिचय देना चाहूँगा। एक छेद 1 घंटे या 45 मिनट के लेक्चर्स में ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम पूरी की पूरी मर्म विद्या को सकें। पर फिर भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस विद्या के बारे में जितनी भी मेरी जानकारी है वो मैं आपको जानकारी दे सकूं। तो आप अगर देखें तो भारतवर्ष में शल्य तंत्र की, अगर आप देखें तो शल्य तंत्र की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर आप करें, तो हमारे हमारे शल्य तंत्र में सिरोसंधान, नासा संधान, इन सब का वर्णन हजारों साल पहले किया गया था। हजारों साल पहले से ये टेक्निक्स प्रयोग में आती रही थी। मैं आपको मर्म के कंटेक्स्ट में बताऊं तो आपने जो पढ़ा, अगर आपने आयुर्वेद को पढ़ा, तो आपने सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में मर्म निर्देश शारीर अध्याय में आपने ये पढ़ा होगा कि शरीर के वो अंग जो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं ट्रॉमा के लिए, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जहाँ पे इंजरी हो जाए तो मौत हो सकती है, वो हिस्से, वो बिंदु मर्म कहलाते हैं। आपने यही पढ़ा होगा आज तक। मारियंते इति मर्माणी, आपने ये पढ़ा होगा, जहाँ चोट लग जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ये जहाँ सामने फोटो देखिए आप, उन बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है, जिसको आप अक्सर गाड़ी में, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन के प्रोटेक्ट करते हैं। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो भी आप वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। तो भाई साहब, डॉक्टर नवीन जी, आप इसकी क्या चीज बताने वाले हैं? तो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आघात हो जाए तो मौत पड़ा है। तो ये आपकी फितूर कहाँ से दिमाग में आ गया कि इसका चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं? ये तो आ रहे हैं, तो आइए आपको आगे लेके चलते हैं। आपने देखा हो कि ट्रॉमा होता है, मौत हो जाती है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस के बिगड़ने से मौत होती है। और इंजरीज में अक्सर ऐसा होता है, कंडीशंस होती है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये आपने देखा होगा अक्सर। इस तरह के वीडियोस आपने, जो लोग थोड़ा सा पुराने हैं, उन्होंने इराक के समय, इराक की लड़ाई में, अफगानिस्तान की लड़ाई में इस तरह के वीडियोस देखे होंगे, जहाँ पे लाइव आपने सैनिकों लाइव रेस्क्यू करते हुए उनके वीडियो। आइए, आजकल रामायण बड़ा सीरियल आ रहा है, लोग दूरदर्शन पे रामायण सीरियल देख रहे हैं। आज की पीढ़ी को शायद रामायण दिखाने का एक तरीका ये भी है कि आप हमारे पुराने उन ग्रंथों से, उन कहानियों से आप कुछ सीखें। तो रामायण में आप देखा होगा कि लंका अधिपति रावण की मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए, इस चित्र में बताया गया है कि भगवान श्री राम ने अपने बाण जो है, वो जो तीर है, वो उसका मुख जो है वो लंकाधिपति रावण के एक विशेष स्थान पर केंद्रित किया, जिसको अक्सर आप आजकल रावण दहन के मौके पर भी उसे एक बड़े तरह पैमाने पर दिखाया जाता है कि जो एक बाण निकलता है और रावण की नाभि पर जाता है और लगता है, और एकदम से पूरे का पूरा ब्लास्ट करके उड़ जाता है। यानी इसका अर्थ यह है कि भले ये सूचना के रूप में हो, सूचक के रूप में हो, इसका अर्थ ये है। आवाज बहुत आ रही है विवेक जी, अगर संदीप जी अगर आवाज थोड़ा सा म्यूट कर दें, बहुत सारी आवाजें आ रही है।
म्यूट म्यूट का अगर ऑप्शन है और दूसरे दूसरों का तो आप दबा दें, तो हाँ अब थोड़ा सा सही हुआ, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। तो इनमें नाभि मर्म पर आघात से आपने पढ़ा होगा कि मृत्यु लंका अधिपति रावण की हुई है। आपने अपने पुराने रामायण ग्रंथ से, आपने इतिहास से इस बात को जाना होगा। आगे आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु में अगर आप गौर करें, सामने के चित्र में देखें तो बहेलिए का तीर जो है वो भगवान श्री कृष्ण जो आराम से लेटे हुए थे उनके गलती से उनके पैर के एक बिंदु पे लग गया और भगवान श्री कृष्ण का जो डिमाइस है वो के तल हृदय मर्म पर लगने वाले बाण से उनकी मृत्यु हुई। ये दो कहानियां, दो आपकी हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे अगर आघात हो जाए तो रावण भी नहीं बच पाया, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए। हालांकि वो तो भगवान है, वो तो हमेशा ही है, विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन चूंकि मानव रूप में थे तो लीला करनी थी, तो उन्होंने अपने मौत को भी, तो ये एक कारण आपको मिलता है। अगर आप आगे जाएं तो आप बाइबल में देखें तो जीसस क्राइस्ट की सिलाब पर चढ़ाने का ये फोटो आप देख रहे होंगे। एक कील जो है वो ठोकी जा रही है, एक पहले हिस्से में देखिए आप, एक कील जो है वो हथेली पे ठोकी जा रही है। अगर आप हथेली के उस पॉइंट को समझें तो वो तल हृदय मर्म है हाथ का। और दूसरा फोटो देखें तो उन्हें जहाँ पे बांध कर रस्से से लटकाया गया है, आज भी हमारे पूजा में आप पंडितों के द्वारा कलावा बांध करके आपको आशीर्वाद दिया जाता है और वही क्राइस्ट को लटकाने में काम आया, जिसे मणिबंध कहते हैं। तो ये मणिबंध मर्म, तो ये कुछ ऐसी हिस्ट्री है, ऐसे कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको देख करके आप समझ सकते हैं कि शरीर के ये बिंदु बहुत ही वाइटल पॉइंट्स थे। आगे देखिए आप, आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए बहुत ओबीडिएंट थे, बहुत अनुशासन थे। वो अपने बूढ़े माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। अंधे माँ बाप थे, प्यास लगी थी, डोली को नीचे उतारा, कहा बेटा पानी लेके आ जाओ। पानी लेने गए, दर्जी महाराज जो है शिकार पर निकले थे और गलती से उन्होंने उस कोई मृग पानी पी रहा है समझ करके उन्होंने तीर चला दिया और वो तीर श्रवण कुमार जी के स्थपनी मर्म को इंजरी करके आया। यदि आपने सुश्रुत संहिता पढ़ी होगी तो स्थपनी मर्म जो है वो विसंलग्न मर्म है। वहां पर अगर आपने और बाण को आपने हटा दिया, शल्य को वहां से रिमूव कर दिया, तो व्यक्ति की इमीडिएट मौत हो सकती है। यही हुआ, श्रवण कुमार के भौं के बीच के हिस्से में वो बाण लगा और एकदम से राजा दशरथ ने गलती का एहसास करते हुए बचाने के हिसाब से उस बाण को बाहर खींचा और तत्काल श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। ये 3-4 ऐसे उदाहरण जो करते हैं कि मर्म बहुत ही वाइटल पॉइंट्स होते हैं। आगे चलते हैं। अब आप तो ये तो पुरानी सर कहानी आपने सुनाई, कुछ नई सुनाओ, तो नई भी सुना देते हैं आपको। फिलिप ह्यूज एक क्रिकेटर थे। फिलिप ह्यूज की डेथ कंठ मर्म पर आघात से हुई। कंठ मर्म पर एक बॉल लगी और कंठ में मातृकाएं और सिराएं होती है जो बहुत ही वाइटल पॉइंट्स होते हैं। जुगुलर वेन्स, कैरोटिड प्लेक्सस, कैरोटिड आर्टरीज, ये सारी कंठ में ही स्थित होती हैं। वहां पे सडन इंजरी हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को रुकी और डेथ हो गई, मौत हो गई। तो ये फिलिप ह्यूज की डिमाइसल की हिस्ट्री आपको कंठ मर्म पर आघात से मिलती है। और आगे आइए आप, अगर 84, 85, 86, 87, 88, 89 के दशक में, 90 के दशक में जिन लोगों ने क्रिकेट को देखा होगा, क्रिकेट को समझा होगा, उनको याद होगा इस चमकते हुए सितारे रमन लांबा का नाम। रमन लांबा एक बहुत उभरते हुए सितारे थे जिनकी मृत्यु भी ग्राउंड पे ही बॉल के शंख मर्म को लगने के कारण उनकी भी डेथ हुई। ये भी एक एग्जाम्पल है कि हमारे क्रिकेटर्स, हमारे देवता, हमारे महर्षियों की भी मृत्यु इन मर्मों पर आसी। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। आपने देखा होगा, आप सभी डॉक्टर्स हैं, जैसा कि मुझे अग्रवाल ने कहा कि यहाँ कुछ डॉक्टर हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं।
तो आपने देखा होगा कि एक्सीडेंटल केसेस में कुछ लोग बहुत सारी इंजरीज होने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल बच जाते हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत खास एक्सटेंसिव इंजरी नहीं होती, नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है उनकी। तो ये इस बात को इतना तो प्रूव करता है कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सर्वाइवल के लिए। यानी अगर इनको प्रोटेक्ट किया जाए तो सर्वाइवल है, और यदि इनको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो डेथ हो सकती है। यहाँ तक हमने आपको बताई। अब आपको ये आप पूछेंगे कि सर ये कौन सी चिकित्सा विधा है जो आप बताने जा रहे हैं, हम तो आयुर्वेद के लोग हैं, हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं, सुश्रुत में कहीं चिकित्सा के बारे में वर्णन नहीं है, आप कहाँ से इसको लेके आ रहे हैं। तो जनाब, हमारी आयुर्वेद केवल 5000 साल पुरानी है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो डॉक्यूमेंट ग्रंथ हैं वो 5000 साल 6000 साल पुराने हैं। तो क्या आयुर्वेद इतना ही पता? आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज, ये पूरी की पूरी परंपरा है। तो क्या वो पहले क्या होता था? 6000 साल पहले से पहले की सृष्टि नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या चिकित्सा होती थी? वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ थे, और अथर्ववेद का ही एक उपवेद है आयुर्वेद। तो क्या हुआ, क्यों ये सब चीजें नहीं पता चली? वेद जो थे वो ज्ञान के एक भंडार थे, और वैदिक मेडिकल साइंस जो था सबसे पुराना, सबसे शाश्वत और सबसे प्रयोग किया जाने वाला विज्ञान था, जिसकी 4 हिस्से थे: अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और उससे आपके लिए नई चीज हो सकती क्लासिफिकेशन। पर अगर आप वैदिक चिकित्सा पद्धति को देखें तो 4 हिस्से उसके क्लासिफिकेशंस में मिलते हैं। अथर्वणी क्या है? अथर्वणी का मतलब है आप किसी की आत्मा को, किसी के मन को आप वश में रखकर आप उसकी चिकित्सा करते हैं। उसके आत्मा पे या उसके मन पे, उसके मनोभावों पे कंट्रोल करके अगर आप चिकित्सा करते हैं तो वो अथर्वणी के अंतर्गत आता है। आंगिरसी में आप यदि किसी के सेंसेस, किसी के टच को, किसी के सेंसेस को स्टिमुलेट करके ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आंगिरसी में आता है। दैवी चिकित्सा में वो सभी चिकित्सा पद्धतियां जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, चाहे वो पंच महाभूत हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे वायु चिकित्सा हो, चाहे पृथ्वी चिकित्सा हो, चाहे वो मृतिका चिकित्सा हो, वो सारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो भी चीजें नेचुरल फॉर्म में है उनसे जो चिकित्सा करते हैं वो दैवी चिकित्सा में आती है। लेकिन जो आज हम चिकित्सा करते हैं वो मनुष्य चिकित्सा है। यानी सर्जरी, जो चीजें, जो प्रोटोकॉल्स, जो ड्रग्स जो भी हमने डेवलप करी वो मनुष्य चिकित्सा के अंतर्गत आती है, मनुष्य द्वारा डेवलप की गई चिकित्सा। तो आंगिरसी चिकित्सा एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा थी, जिसका आपने आज भी उसका, आप जो लोग पूजा पाठ की पद्धतियों में विश्वास करते हैं उसमें 2 टेक्निक्स होती है, अंग न्यास और करण न्यास। अंग न्यास में हम अपने अंगों को टच करते हैं, में हम अपने कर को टच करते हैं, और इस प्रकार हम मर्मों का आच्छादन करते हैं। ये आज भी वैदिक रिचुअल्स में ये चीज देखा जाता है। तो जो मर्म विज्ञान है वो आंगिरसी चिकित्सा का एक हिस्सा था। अब कि सर आप तो ये बहुत ऐसी चीजें बता रहे हैं जो बड़ी नई चीजें बता रहे हैं, हमने तो सुना ही नहीं ये सब चीजें। हमने तो यही सुना था कि सत्वावसाय चिकित्सा होता है, देवोपाश्रय चिकित्सा होता है। ये कहाँ से बकवास करने लगे आपकी आंगिरसी, मनुष्यजा, देवी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाने लग गए आप। भाई साहब, ये आयुर्वेद से पुरानी चीजें हैं, आयुर्वेद से भी पुरानी। आपको पीछे ले जा रहा हूँ मैं, पीछे 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 चलो। कैसे? आयुर्वेद का इतिहास 5000 से 10000 साल पुराना, ज्यादा कह दो तो 10000 साल मान लो आप, जो डॉक्यूमेंटेड ग्रंथ। क्या 10000 साल से पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे? क्या वो चिकित्सा नहीं लेते थे? चाइनीज सिस्टम भी जो आज क्लेम करता है कि हम बहुत एडवांस है, वो भी 5 से 10000 साल पुराना है। बराबरी का है आयुर्वेद और चाइनीज का इतिहास। अरेबियन मेडिकल सिस्टम को देखो तो 1400 ईयर्स उसकी हिस्ट्री है अगर आप देखें। और जो आज जो मॉडर्न मेडिकल अपने आप को इतना बड़ा तोप समझता है, उसका इवोल्यूशन 300 साल से भी कम है। उसकी जो हिस्ट्री है वो 300 ईयर साल पुराना अभी है, अभी है। होम्योपैथी तो 150 साल की भी पुरानी नहीं है, एलोपैथ की भी बाद आई है। और बहुत सारे मेडिकल सिस्टम जो इस दुनिया में प्रयोग में आते थे वो सारे समय के बाद लुप्त हो गए। लेकिन डॉक्टर, आज भी आप मर्म विद्या को जान रहे हो, डॉक्टर नवीन जी यहाँ लेक्चर दे रहा है तो ये आज भी जिंदा है। तो ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इसमें दम था, इसमें था। महर्षि सुश्रुत ने उसको मेंशन किया, लेकिन इसके इतिहास पे आपको मैंने दिखाया। तो ये 15000 साल से भी पुरानी पद्धति की चिकित्सा रही है, जो आंगिरसी, अथर्वणी, मनुष्य चिकित्सा के रूप में
वैदिक चिकित्सा पद्धतियों में जिसका प्रयोग किया है। अब आगे आप मर्म चिकित्सा को जानना है आपको, ये संभव नहीं है कि आपको 1 घंटे के लेक्चर में मैं पूरा मर्म विज्ञान समझा पाऊं। आपने सुश्रुत संहिता में एक चैप्टर के रूप में मर्म निर्देश शारीर अध्याय में पढ़ा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों ये मर्म विद्या सीखने के लिए मैं अगर आपको 7 दिन भी चला रहा हूं तो ये कम पड़ जाएंगे, इतनी बड़ी साइंस है। आज इसके सिलेबस, इसके प्रोटोकॉल्स, इसकी बहुत सारी चीजों पे काम हुआ है और कई यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस के रूप में इंक्लूडेड है। तो आप जो आयुर्वेद को जानते हैं, आचार्य को, रस विद्या को जानते हैं, योगी को जानते हैं, सबसे बड़े योगी कौन इस संसार में? सबसे बड़े योगी भगवान शिव। सबसे बड़े आयुर्वेदज्ञ कौन? भगवान शिव। सबसे बड़े नाड़ी वैद्य कौन? भगवान शिव। सबसे बड़े मर्म विद्या के ज्ञानी कौन? भगवान शिव। तो मैं क्या बेचता हूं? तो शिव से बड़ा कोई भी जो है वो आदि योगी जिन्हें कहा गया है, आदि रसाचार्य कहा गया है, आदि मर्म ज्ञानी कहा गया है। इसलिए कभी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने पे घमंड मत करना। किसी चीज को आपने इवैल्यूएट किया तो हमने भी मर्म विद्या को कुछ लिया, मजाक हैं। ये भगवान शिव के द्वारा दिया गया एक अनमोल अनमोल, एक आपके शरीर में उपस्थित एक ऐसा बहुत ही बढ़िया, एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने आपको दी है। इसलिए आप इस अगर श्लोक को देखें, ऋग्वेद का यह श्लोक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमामृतात्। क्या मतलब है इसका? सूत्र याद करते हो और उसका मीनिंग समझो तो यथा खर चंदनश्च भारवाही भारस्य वेत्तान। आप सूत्र उसका देखो, त्र्यंबकम यजामहे यानी हे ईश्वर, जो आप हमारे अंदर सुगंधि और पुष्टि प्रदान करने वाले हो, हमें आप सुगंध पुष्टि करके रखते हो। उर्वा रुकमिव बंधनान, हम जन्म और मृत्यु के बंधन से वैसे मुक्त हो जाएं जैसे एक पकी हुई ककड़ी अपनी बेल से मुक्त हो जाती है। यानी कि मुक्ति की बात की गई है और कष्ट रहित मुक्ति आती है। मुक्ति तो आप, मरना तो सबको एक दिन है, पर कष्ट पाके मरने से बेहतर है कि आप उस पकी हुई ककड़ी की तरह जो बेल से अलग हो जाती है वैसे डिटैच हो जाओ। इस मंत्र से इस प्रकार की मृत्यु, इस प्रकार की मोक्ष, इस प्रकार की लिबरेशन की कामना की गई है। तो एक मर्म विद्या को समझने से पहले भगवान शिव के इस महामृत्युंजय मंत्र को समझना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहला सूत्र है ऋग्वेद का, जो पेनलेस डेथ की बात करता है, पेन मैनेजमेंट की बात करता है। आइए अब आप देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पे आपने पतंजलि में या आपने हमारे हरिद्वार में आपने गायत्री शक्तिपीठ में आपने यज्ञ होते हुए देखा होगा। तमाम सारे ब्राह्मण लोग बैठ के यज्ञ की ऋचाओं का पाठ करते हुए, हवन करते हुए आपने देखा होगा। वैदिक रिचुअल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अंगन्यास। अंगन्यास है अपने अंगों का न्यास करना, अंगों को टच करना, अंगों में स्थित मर्म बिंदुओं का आच्छादन करना। यह अंगन्यास वैदिक रिचुअल का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। यदि आप देखें तो आप घर में पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं। क्यों बजाते हैं शंख? क्या लॉजिक है इसका? शंख बजाने से भगवान आएंगे क्या? क्या शंख बजाने से क्या फायदा होता होगा? कभी आप शंख बजाएं, इस महिला के आप गर्दन के हिस्से पे गौर करें। जब आप शंख बजाते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने गर्दन के मर्मों को स्टिमुलेट करते हैं, जो आपकी वाणी में सिद्धि देता है, जो आपकी गर्दन से जाने वाली, जो आपकी जो ब्रेन को सप्लाई होने वाली जो आपकी आर्टरीज और वेन्स है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई करती हैं, जिससे आपका ब्रेन, आपके सेंसेस ये आपके बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। इसीलिए शंख बजाने का विधान था। इसके अलावा शंख बजाने के दौरान जो लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स का फंक्शन है, वो भी इंप्रूव होता है। ये आपको कुछ मैंने डायग्राम दिखाया। दूसरा चित्र देखें आप तो पाइप बजाते हैं। बुद्धिज्म में भी ऐसे ही पाइप बजा, दुनिया के किसी भी जगह चले जाओ कल्चर लगभग एक जैसा ही है। हम शंख बजाते हैं, वो पाइप बजाते हैं। करते क्या है? अल्टीमेटली गर्दन पे प्रेशर देते हैं। गर्दन पे मातृकाएं और शिराएं होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स हैं, वो इनडायरेक्ट हम स्टिमुलेट करते हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको इसके एनॉट भी बता दूं। वैसे तो ये आप सबने सुश्रुत में पढ़ा होगा। गर्दन और सिर में 37 मर्म होते हैं, एक्सट्रीमिटीज में 44 होते हैं, बैक में 14 होते हैं,
थोरैक्स और एब्डोमेन में 12 होते हैं, ये आप सबने पढ़ा होगा। और ये इसका परसेंटेज है जो कलर वाइज दिखाया है। अपर एक्सट्रीमिटी में 21%, लोअर एक्सट्रीमिटी में 34%, आप देखें तो बैक में 13%, 11% चेस्ट एब्डोमेन में, और बाकी जो नेक से एबव है 21%। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को आप अगर क्वालिटी वाइज देखें तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्यकर मर्म, रोजाकर मर्म, इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो फेटल प्राणहर मर्म जो है 19 होते हैं, कालांतर प्राणहर मर्म 33 होते हैं, विषलग्न मर्म जिसको मैंने बताया श्रवण कुमार का, वो 3 होते हैं, और वैकल्पिक 44 होते हैं, और बाकी बचे हुए जो हैं वो सब रुजाकर होते हैं। टोटल नंबर आप देखें 107 नंबर्स होते हैं। ये परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि मांस मर्म कितने होते हैं, शिरा मर्म कितने होते हैं, स्नायु मर्म कितने होते हैं, अस्थि मर्म कितने होते हैं, संधि मर्म कितने होते हैं। तो यदि आप इस डायग्राम पे देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जो मर्म बिंदु मिले वो मर्म बिंदु आपको, आप अगर गौर करें तो वो मर्म बिंदु जो है वो शिरा में है, उसके बाद स्नायु मर्म है, उसके बाद जो है वो अन्य मर्म बिंदु हैं, वो फिर संधि मर्म है, फिर मांस मर्म है, और फिर अस्थि मर्म है। ये आपने इस डायग्राम पे देखा। ये आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप गौर से देखें तो इन मर्म बिंदुओं को आप देख सकते हैं। सिर के पास थपनी दिख रहा है, कंधे में अंश दिख रहा है, हृदय आप सब जानते हैं, बाहों में आप ऊर्वी, आणी, कूरपर, इंद्रवस्ती, मणिबंध, क्षिप्र, नाभि, जानु, गुल्फ, क्षिप्र, ये सब आप देख रहे हैं। सिर में देखें तो आधिपति, शंख, अपांग, विदुर, फणा। बैक में देखें तो पीछे गर्दन का क्रिकाटिका, अंश फलक, पार्श्व संधि, नितंब, कुंदर, कटिक तरुण, गुड़ा। फिर पैर का देखें तो ऊर्वी, आणी, इंद्रवस्ती, गुल्फ, और पैर में भी तल हृदय। ऐसे आपको नाम मिलेंगे। ये सब महर्षि सुश्रुत ने इन नामों को दिया है, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने कहीं भी चिकित्सा का वर्णन नहीं किया। तो नाम है और चिकित्सा नहीं बताई, तो क्यों नहीं बताई? तो जनाब इसलिए नहीं बताई क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का नाम सुना होगा आपने। ये न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं, बॉडी में न्यूक्लियर बटन्स हैं। ये न्यूक्लियर बटन्स को दबाने की चीजें हैं। या तो न्यूक्लियर एनर्जी से आप पावर जनरेट कर लो, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री को पावर्स दे दो, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लाइट सोर्सेस दे दो। दूसरा, न्यूक्लियर बटन को दबा करके आप पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकते हो। तो देखिए, दुनिया में आज न्यूक्लियर साइंस की चर्चा उसके पावर और उसके पॉजिटिविटी के कारण नहीं होती। न्यूक्लियर साइंस की चर्चा उसके द्वारा डिवास्टेटिंग इफेक्ट के कारण होती है। बात थी कि स्विचेस को दबा करके लोग आघात करेंगे, इसीलिए महर्षि सुश्रुत ने मारियंते इति मर्माणि कहा, लेकिन नाम देते समय उन मर्म बिंदुओं का तल हृदय नाम दिया, इंद्रवस्ती नाम दिया, उनका नाम जानु दिया, उनका नाम स्थपनी दिया, उनका नाम अधिपति दिया। क्यों दिया अधिपति नाम? जरूरत क्या थी अधिपति नाम देने की? क्या अर्थ होता है अधिपति का? अधिपति का अर्थ होता है राजा, किंग। क्या जरूरत थी इसको कहने की अधिपति? इधर तो आप कह रहे हो सद्य प्राण हर मर्म है, उधर नाम उसका अधिपति दे रहे हो। मीन्स राजा, किंग मीन्स देयर इज सम क्वालिटीज। यानी राजा को अगर आप छेड़ोगे भाई साहब, तो राजा क्या करेगा? अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप जरा जाके छेड़ो जरा, तो अभी आप अंदर हो जाओगे। लेकिन अगर आपका कोई काम है, अगर आप तुरंत सूचना राजा तक पहुंचाते हो, तो आपके काम का तत्काल सॉल्यूशन हो जाएगा। यही चीज थी। सॉल्यूशन वाला पार्ट हाइड कर गए, खतरे वाला पार्ट को एक्सप्लोर कर दिया, ताकि लोग उसका दुरुपयोग ना करें कि अधिपति मर्म पर इंजरी करके दूसरों को फेटल, दूसरों को न पहुंचाएं। जबकि अधिपति मर्म को स्ट्रेट करके हम वो सारे इफेक्ट प्राप्त कर सकते थे जो इफेक्ट एक राजा को सूचना पहुंचा करके, एक प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन दे करके आप अपनी झट चाहे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में मर्म नहीं पढ़ता। इस बात का बिल्कुल गर्व है कि मैंने वो विज्ञान सीखा है। उस विज्ञान को हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, प्रोफेसर सुनील जोशी को, जिन्होंने इस साइंस को एक्सप्लोर किया। तो ये मैं बताना चाहूंगा, आपके शल्य तंत्र के विशेषज्ञ, एनाटॉमी के विशेषज्ञ इस प्रैक्टिकल साइंस को इस तरह से शायद समझते हो, लेकिन हमें पढ़ाया गया
जब हम पढ़ते थे तो ऐसे शायद नहीं पढ़ाया गया। हम उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उनको उनको हम उनके लिए हम साष्टांग दंडवत करते हैं, अपने गुरुजनों के प्रति पूरा आदर करते हैं जिन्होंने ये ज्ञान दिया। तो अधिपति ऐसे ही, अधिपति के 4 हिस्से ऊपर सिर के पास 5 सीमंत मर्म। क्यों सीमंत का ना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अकेले थोड़ी काम करता है, अधिपति थोड़ी अकेले काम करता है, उसके साथ होम मिनिस्टर भी होता है, उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी होता है, उसके साथ डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, उसके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी होता है। तो ये अधिपति, इसके साथ 5 सीमंत मर्म, यानी अधिपति को सूचना देने वाले, यानी कि सीमंत जोड़ने वाले मर्म। बोला सद मर्म है अधिपति, लेकिन नाम उसका अधिपति दे दिया। मौत हो सकती है सीमंत मर्म पे, तो नाम क्यों दिया जोड़ने वाला मर्म। बोला कृकाटिका मर्म पर आघात से चल मूर्धा हो सकती है, तो फिर नाम क्यों कृकाटिका दिया। बोला कि कटिक तरुण मर्म पर आघात से वेदना हो जाएगी और जो है वो व्यक्ति टेढ़ा होकर चलने लग जाएगा, फिर नाम कटिक तरुण क्यों दिया। क्यों कहा कि ये कटिक तरुण है, तरुण का मतलब युवा और कटिक का मतलब कटिक प्रदेश, कमर को युवा रखने वाला मर्म। तो ये कुछ डाउट तो क्रिएट करता है कि महर्षि सुश्रुत ने नाम तो दिया बड़ा अच्छा अच्छा और बोल दिया कि भैया ये डेंजरस है। तो वही बात थी कि हमारे साथ उस समय भी लोग ऐसे ही थे, राजा महाराजा थे, लड़ते थे, फाइट्स करते थे, सत्ता के लिए लड़ते थे, एक दूसरे को इन बिंदुओं को आघात करके पराजित करने में इसका प्रयोग करते थे। इसलिए चांसेस इस बात के थे कि इसका आघात में, इसकी वॉर में, पॉइंट्स का दूसरे दुश्मनों को डिफीट करने के लिए इसका प्रयोग होने लगा और इसलिए के रूप में प्रचलित गया और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ये कुछ मर्म बिंदु हैं जो आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं। स्थपनी, सिरा, मात्रिका, अंश, कक्षधर, अपस्तंभ, स्तनरोहित, लोहिताक्ष, ऊर्वी, आणी, ऊपर, इंद्रवस्ती, नाभि, वस्ती, पार्श्वसंधि, मणिबंध, विटप, लोहिताक्ष, फिर नीचे पैर के ऊर्वी, आणी, जानू, गुल्फ, क्षिप्र, ये सब मर्म बिंदु जो सामने से दिख रहे हैं। यदि आप लैटरली देखो, पवांग, फणा, मन्या, नीला, उत्तक्षेप, सीमंत, सीबंत, शंख, विदुर, श्रृंगाटक, और पीछे से देखो तो अधिपति, सीमंत, प्रकाटिका, अंशफलक, अपलाप, वृहति, क्षिप्र, कटिक तरुण, कुकुंदर, गुदा, आणी, इंद्रवस्ती, ये सभी। और पैर में देखो तो कूर्च सिर, हाथ में देखो तो कूर्च सिर, क्षिप्र, कूर्च, तल हृदय। इस प्रकार के मर्म बिंदुओं का नाम पूरी बॉडी में, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट मर्म पॉइंट्स हैं। मैं आपको और एक चीज बता दूं, 107 मर्म बिंदु भले ही हों, पर हम जिनका उपचार करते हैं, जिनका स्टिमुलेशन करते हैं, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट मर्म पॉइंट्स हैं। तो ये कुछ फिजियो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है मर्म बिंदुओं का, जिन मर्म बिंदुओं से आसपास से ये मसल्स क्रॉस करती हैं, गुजरती हैं, या इन मर्म बिंदु जो है वो इन मसल्स के रीजन में, मस्कुलर रीजन्स में होते हैं। अब मैं आपको, अब आप कहेंगे कि सर ये सब तो आप थियरी की बात बता रहे, तो मैं आपको, चूंकि आपके विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज में मुझे निमंत्रण दिया है और मैं चूंकि इस विद्या का एक प्रचारक हूँ, तो मैं आज आपके द्वारा आप कुछ मर्मों को सिखाता हूँ। आप 4 मर्म बिंदु भी सीख लिए तो आपका ये लेक्चर सुनने का मतलब कुछ प्रैक्टिकल रह जाएगा, वरना तो ये भाषण हो जाएगा। आप सुन के आप वैसे ही अन्य लेक्चरों की तरह आप इसको लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। मैंने बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस टॉप पे होता है, सबसे दिल्ली में सबसे टॉप पे। ट्विटर पे अगर आप टैग कर दो तत्काल कार्रवाई होती है, और ट्विटर पे गलत मैसेज टैग कर दो तो जेल भी जाओगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये हेयर देखो, ये टफ्ट ऑफ हेयर जहाँ पे चुटिया लगाते हैं जब बाल उतरवाते हो। आजकल तो बाल काटने के लिए भी खुद ही सब प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। जहाँ पे आप भवर होते हैं बाल के, टफ्ट ऑफ हेयर, जो आपका जो ये फ्रंटल, ये पेराइटल और ये ऑक्सीपिटल बोन है, तो फ्रंटल और पेराइटल बोन्स के बीच में जो पेराइटल और ऑक्सीपिटल, यहाँ जो टफ्ट ऑफ हेयर्स हैं, देखो आप गौर से, तो वहां पे अपनी 5 उंगलियों को ऐसे बनाओ,
ऐसे बनाओ पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और यह अग्नि प्रवृत्ति का मर्म है। ऑलवेज ध्यान रखना, इसमें अग्नि महाभूत प्रधान है, तो हमेशा इसको बड़े आराम से यहाँ पे एक प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, press release. You can do this stimulation for 5 to 8 times daily और for a healthy person। अगर आप स्वस्थ हो तो 5 से 8 बार इसको स्टिमुलेट रोज करो। प्रेस देना है, रिलीज करना है, प्रेस देना है, रिलीज करना है। सर आप पूछेंगे कितनी देर प्रेस करना है? 0.8 सेकेंड, 1 कार्डिक साइकिल। और कितनी बार करना है? तो अगर आप रोगी नहीं हो तो आप 3 से 5 बार कर लो, और अगर आप रोगी हो तो 15 से 18 बार। ये आपने अपना अधिपति मर्म को स्टिमुलेट किया। यू हैव स्टिमुलेटेड अधिपति मर्म बाय दिस वे। अधिपति का मतलब किंग, मास्टर मर्मा पॉइंट। सो बाय स्टिमुलेटिंग दिस मर्मा पॉइंट यू आर just maintaining the physiological functions of the brain as well as the सहस्रार चक्र। आपको पता है इस सहस्रार चक्र यहाँ होता है, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, और एक्यूप्रेशर वाले भी इसको मास्टर पॉइंट कहते हैं। अरे एक्यूप्रेशर, तुम तो बच्चे हो हमारे, तुम कहाँ से तुम्हारी साइंस आ गई? तुमने तो यहीं से ज्ञान लिया, बुद्धिज्म के पीरियड में ये ज्ञान यहाँ से गया यूनान और यूरोप और चाइना, और वहाँ बुद्धिज्म का प्रचार हुआ और हमारे एक्यूप्रेशर के रूप में बदल गया। लेकिन जो हमारी विद्या है वो सबसे पुरानी है, कभी भी इसको एक्यूप्रेशर से मत जोड़ना। एक्यूप्रेशर तो इसके सामने एक बच्चा है, अपने विज्ञान पे, बिल्कुल अपने विज्ञान पे गर्व करना चाहिए हमें। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि हम आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं। अपने टीचरों पे गर्व होना चाहिए कि वो आयुर्वेद को पढ़ा रहे हैं, और ऐसे विज्ञान के प्रति आपको गर्व होना चाहिए। तो आपको मैंने ये अधिपति मर्म स्टिमुलेट करना बताया। अब आप इसी को अपने हाइपोथिनर एमिनेंस, देखो ये आपके हाइपोथिनर एमिनेंस है, इसको आप अपने यहाँ पे आप ये जो टेम्पोरल रीजन है यहाँ पे लगाओ, और ये इस तरह से ये 5 उंगलियां जो हैं वो जहाँ पे और जहाँ पे बाल काटती है ना, बांग काटती है, वहाँ पे लगाओ। और इसको ये अंगूठा पीछे की तरफ होगा, यहाँ देखो अंगूठे की पोजीशन देखो ये। और अभी मैं डिटेल एनाटॉमी पे नहीं जाऊँगा, नहीं तो पूरा ये लेक्चर चलने लग जाएगा और आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। आपने देखा होगा जब आपको यहाँ पे जब थोड़ा सा मसाज कर दिया जाता है इस जगह पे तो बड़ा आराम होता है। जब आप सैलून में जाते हो ना तो आपका एक्चुअली यहीं पे मसाज करता है जो बार-बार होता है, वो एक्चुअली आपके सीमंत मर्मों है। और जो पंचकर्म में हम शिरोधारा करते हैं वो एक्चुअली हमारे सीमंत मर्मों को स्टिमुलेट किया जाता है, हमारे अधिपति को स्टिमुलेट किया जाता है, संघ को स्टिमुलेट किया जाता है, हमारे अपांग को स्टिमुलेट किया जाता है। अब मैंने आपको अधिपति और सीमंत मर्म बताया। सीमंत का मतलब जोड़ने वाला, जो अधिपति के पास सूचनाएं पहुंचाता हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अगर नरेंद्र मोदी का कार्यालय अधिपति में, तो उसके आसपास अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेता अधिपति मर्म को सूचना देते हैं, वो सीमंत मर्म है। देखो जैसा बाहर है, वट एवर थिंग यू आर फीलिंग आउटसाइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। इसकी सबसे अच्छा अनुभूति आपको मर्म विद्या के अलावा किसी दूसरी विद्या से मिल नहीं सकती। अब आप आइए तीसरा मर्म बिंदु, क्योंकि आपको कुछ प्रायोगिक ज्ञान देना है इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। आप गलती करते हैं तो कान पकड़ते थे पहले, आजकल कहाँ बैठ के कान पकड़ के उठक बैठक करने का तो काम ही खत्म हो गया। स्कूल्स में कान पकड़ते थे तो कान के पीछे यहाँ देखो आप, ये जो आपने अंगूठा है इसको कान के पीछे लगाओ और इसको दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस release 5 to 8 times if you are healthy. This is known as the Vidur Marma. Vidur is for the intellect, for the auditory senses. ये लिखा कि विदुर मर्म पर आघात से व्यक्ति बधिर हो जाएगा, पर यह भी बताया छिपा हुआ है कि अगर विदुर मर्म को स्टिमुलेट करोगे तो आपकी कान की सुनने की क्षमता बढ़ेगी। ये बात छिपा दी, बताया ये कि इस पर आघात करोगे तो बहरापन हो जाएगा, ये बता दिया नहीं। तो ये विदुर मर्म है। ऐसे ही आप अगर आगे चलो तो आपकी आईब्रोज हैं, आपने ऐसे कभी कभी बहुत टेंशन तो आप सर दर्द होता है तो सहलाते हो ना, ऐसे सहलाते हो तो आप अपने हाथ की पोजीशन पे गौर करो तो हाथ आपकी पूरे भौं से लेकर के ये लास्ट तक जाती है। तो ये लास्ट है भौं का, जो भौं का एंड है
यहाँ पे गड्ढा है, आप देखो, देर इज अ देर इज अ देर इज अ डिग, नॉच, इसको नॉच कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जहाँ पे आपकी भाव भाव एंड करते हैं। जरा मेरे साथ दबा के देखो इसको, आप बड़ा आराम आएगा आपको। इसको बोलते हैं, ये अपांग संधि है, नेत्र की ये अपांग संधि है और ये कनिनक संधि है, आपने पढ़ा होगा। तो अपांग संधि यानी भाव के लास्ट में जो मर्म बिंदु होता है, उस मर्म बिंदु का नाम अपांग मर्म है। अपांग मर्म को भी ऐसे ही दबाते हैं। जब आप बहुत टेंशन में आते हो तो आपकी पोजीशन कैसे बनती है, ये हाय राम, ये पोजीशन बनती है आपकी। ये पोजीशन बनने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने शंख, कहीं ना कहीं अपने सीमंत और कहीं ना कहीं अपने अपांग पे आप हाथ रख के बैठे हो, एक्स फील करते हो। तो ये अपने आप कर अपने मर्म बिंदुओं को दबाते हैं, अपने मर्म बिंदु को प्रेरित करते हैं और ये मर्म बिंदु हमारे उत्प्रेरण से हमें रिलैक्स फील कराते हैं। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा, जब आप पढ़ते हो, जब आपको कोई चीज़ भूल जाते हो तो आप क्या करते हो, उसमें आप अपने पेन को, आप पेन कहाँ लगाते हो, आप अपने पेन को अपने 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 पेन को आप ऐसे करते हो, ये पेन है, ये आपकी पोजीशन बनती है। अरे यार याद नहीं आ रहा है, ये कहाँ पे लगाते हो आप, ये यहाँ पे लगाते हो आप। इसका नाम स्थपनी मर्म है। यानी कोई चीज रिकॉल करनी है आपको और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसको अपनी स्थपनी मारते हो, जो आपकी आज्ञा चक्र पे होता है और आप जानते हो कि उससे रिकॉलिंग बढ़ जाती है। तो अर्थ महिलाएं बिंदी लगाती है, टीका लगाती है इन जगह पे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने स्थपनी मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। दो तरीका है स्टिमुलेट करने का, या तो आप सीधे में स्टिमुलेट करो उसको, या फिर आप इस प्रकार से अपने इस तरह से अंगूठे को मोड़ दो और इस प्रकार से आप इसको आप अपने स्थपनी मर्म को आप स्टिमुलेट कर सकते हो। करके देखो, मजा आ जाएगा, यू फील रिलैक्स्ड, आप स्ट्रेस से भरे होगे, रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद नीचे आप, तो जहाँ पे आपकी अंदर जो है आई की जो इनर जो कैंथस है, वहाँ पे जंक्शन होता है, वहाँ पे एक सिंघाड़े की जैसी हड्डी होती है और वहाँ पे आपका श्रृंगाटक मर्म होता है। 4 होते हैं, 2 इधर और 2 इधर, ये 4 होते हैं। उसको दबाने का तरीका क्या है, आपने थंब को प्यार से यहाँ पे लगाओ, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। देखो आनंद आएगा। ऐसे ही आप इसके फायदे हैं, नेजल ब्लॉकेज है, नेजल पॉलिप्स प्रॉब्लम है, जिनको राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको विजन की प्रॉब्लम है, जिनको सूंघने की प्रॉब्लम है, एनोस्मिया है, उन सब में श्रृंगाटक मर्म बहुत बेहतरीन काम करता है। इसी प्रकार नाक के नीचे अगर आप देखो, जहाँ पे हमारी नाक कनेक्ट होती है, वहाँ छोटी उंगली से इस मर्म बिंदु को दबाते हैं, उसका नाम फड़ा मर्म है। ये फड़ा, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। इस प्रकार से आप नाक से छींके आने वाली जो एलर्जीज होती हैं, लोगों को नाक बंद रहती है, अक्सर नाक खुलती नहीं है, उनमें ये मर्म बिंदु फड़ा बहुत बेहतरीन काम करता है। तो मैंने आपको ये सिर के मर्म बताए, ऐसे ही गर्दन के मर्म होते हैं। गर्दन नहीं करते, मातृकाएं और सिराएं होती है, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल पॉइंट्स होते हैं। कलारी वाले इन मर्मों को स्टिमुलेट कर करके जो है वो बेहोश कर देते हैं। तो इसको स्टिमुलेट करने की 2 टेक्निक है, प्रेशर टेक्निक और दूसरी नेगेटिव प्रेशर टेक्निक। पॉजिटिव में क्या करते हैं, पूरा मुंह खोलते हैं। ये अगर आप ऐसे फैलाते हो तो ये गर्दन के मर्म स्टिमुलेट होते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक। तो इसको कम से कम 3 बार करते हैं। ये पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक है, आप करके देखो। गर्दन की सारे मर्म, जो मातृकाएं, नीला, मन्या और जो मातृका सिराएं हैं, वो इससे स्टिमुलेट होती हैं। और दूसरा है नेगेटिव प्रेशर टेक्निक, जिसमें हम अपने जीभ को बाहर निकालते हैं सिंहासन की तरह। ये इस प्रकार से आप गर्दन के मर्मों को स्टिमुलेट करते हो। तो मैंने आपको अधिपति, सीमंत, विधुर, अपांग, स्थपनी, श्रृंगाटक, फड़ा और गर्दन के मर्मों का स्टिमुलेशन बताया। तो मैं इसी प्रकार हमारे अपर एक्सट्रीमिटी के मर्मा पॉइंट्स होते हैं, अंश है, उर्वी है, आणी है, कूरपर है, इंद्रवस्ती है, मणिबंध है। अब मैं आपको एक मणिबंध की बात करता हूँ और यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करूंगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि मैं सब कुछ आपको दे पाऊँ। मणिबंध देखो आप, ये हमने धागा बांध रखा है। ये कहाँ धागा बांधा है,
मणि का अर्थ क्या होता है? मणि का अर्थ होता है, अगर आप अपने बाल पूरे उतार दो तो आपका सिर जो है वो मणि है, और नाग मणि कहते हैं ना, टॉप, पूरा सिर जो है आपका मणि है। मणि को बंद करने वाला, यानी जो मणि को बांध दे, तो मणि को बांध देंगे तो आपके सारे विचार जो हैं, आपकी चाहे कैसे भी डिजायर्स हैं, उन सब पर क्या होगा? लॉक लग गया। मणि का अर्थ शिश्न मणि के लिए भी शब्द आता है, ग्लांस पेनिस के लिए भी आता है। तो यदि बांध दिया जाए तो सेक्सुअल डिजायर, जो एग्रेसिवनेस है, वो रुक जाएगी। इसीलिए पूजा के बाद ये धागा बांधने का विधान था। ये ऐसे ही नहीं बांधा जाता था ये कलावा, ये मणिबंध मर्म था। मणिबंध मर्म, तो मणिबंध एक हथकड़ी लगाई जाती थी, तो प्रिजनर्स को भी इसी जगह पे हथकड़ी लगा करके लॉक में ले जाया जाता था। तो ये मणिबंध मर्म है। मणिबंध मर्म भी क्या करता है? हमारी जो वायलेंस है, हमारे अंदर जो सेक्सुअल अर्जेस हैं, उसको बंद करता है। महर्षि सुश्रुत ने ये नहीं बताया कि मणिबंध ये काम करता है, मणिबंध नाम दे दिया। नाम क्यों मणिबंध दिया? मणि को बांधने वाला, यानी कि इस प्रकार की सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअल डिजायर्स को रोकने वाला। आपने देखा होगा, अगर आप विश्राम की कंडीशन में भी खड़े होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ जो है वो पीछे की तरफ जाते हैं और वो मणिबंध पर आपका हाथ रहता है। तो ये मणिबंध मर्म इस प्रकार से बहुत सारे जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वायलेंस की तरफ जो ले जाते हैं, या फिर जो इस प्रकार के एग्रेशंस जो हैं, उन सभी पर आपको बंद करता है, उसको रोकता है, इस तरह के सेंसेस को रोकता है। तो मैंने ये कुछ आपको पॉइंट्स बताए, और ये कुछ मर्म बिंदु का स्टिमुलेशन की स्लाइड से आप देख सकते हैं। ये कुछ मर्म बिंदु हैं, उर्वी हैं, आणी हैं। ये पॉसिबल नहीं कि मैं सबका स्टिमुलेशन आपको बताऊं, क्योंकि ये तो पूरा दिन हो जाएगा और बताते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। ये कुछ डायग्राम से आप देख सकते हैं। ये तरीका है, जैसे तल हृदय मर्म को स्टिमुलेट करना है तो मिडिल फिंगर को आप सीधे पीछे की तरफ रोल करो, जहाँ पे ये पॉइंट जाता है ये आपका तल हृदय मर्म है। इसको तरीका और है, इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और उसको बीच से काट दो, और देखो जो ये पॉइंट आया, दिस इज द तल हृदय मर्म। तल हृदय मर्म स्टिमुलेट करो, पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो, बाद में मल स्टिमुलेट करने के बाद फिर ब्लड प्रेशर लो, और देखो आपकी डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। हम तो कहते हैं पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो ये तल हृदय मर्म है, ये मणिबंध जिसकी बात की मैंने, ये कूरपर, वाणी, उर्वी, ये इसका अलग अलग सिस्टम्स पे इफेक्ट है, और ये इसका कैसे स्टिमुलेट करते हैं, सब कुछ डायग्राम्स हैं। इसको कैसे थेरेपी दी जाती है, इसके डायग्राम्स हैं। ये कैसे हम स्टिमुलेट करते हैं, इससे कुछ हैंड इफेक्ट्स हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्षिप्र मर्म है, इसको कैसे स्टिमुलेट करते हैं, दिस इज द वे हाउ यू कैन स्टिमुलेट, दिस इज द वे। क्षिप्र मर्म को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, इंडोक्राइन फंक्शंस के लिए, थायराइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैर का क्षिप्र मर्म है, उसको कैसे स्टिमुलेट करते हैं। ये तल हृदय मर्म है, ये गुल्फ मर्म है, कैसे स्टिमुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग जो खड़े नहीं होते हैं वो गुल्फ मर्म के स्टिमुलेट करते ही उठ खड़े हो जाते हैं। और ये ऐसे, ये इंद्रवस्ती मर्म है, जो हमारे ओल्ड एज के पर्सन्स हैं जिनमें बहुत बार बार यूरिन जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, उनमें इंद्रवस्ती मर्म बहुत अच्छा काम करता है। ये कूरपर मर्म है। तो इस प्रकार से हमने आपको मर्म विज्ञान का एक छोटा सा जो है आपको हमने एक प्रेजेंटेशन दिया। आशा है आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। मैं विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संदीप अग्रवाल जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने इस मंच के माध्यम से छात्रों के सामने एक ऐसी वैदिक विद्या के बारे में उनको एक जानकारी और उनको इसके प्रचार के लिए अवसर दिया। आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। ये बहुत ही बढ़िया विज्ञान है। आपने वो पुण्य का काम किया है, क्योंकि इस विज्ञान को प्रसारित करने वाला व्यक्ति वो केवल इस विज्ञान को प्रचारित नहीं कर रहा है, वो शिव जी का एक जो है वो गण है। हम सभी उसी भगवान शिव के एक हिस्सा हैं और हम उनके विज्ञान को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष दर्पण जर्नल आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है। आप जैसा मेरा कहा, मेरा परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, आपने इतना सुंदर व्यवहारिक, विश्लेषित और न्यायिक व्याख्यान दिया, और हम लोग शास्त्र की जानकारी के साथ साथ, संस्कारों की जानकारी के साथ साथ, अपने सारे ग्रंथों की जानकारी के साथ साथ इसकी उपलब्ध कराने तक की यात्रा आपके साथ कर पाए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको जानकर ये अति प्रसन्नता होगी कि हमारे साथ इस वक्त 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। पार्टिसिपेंट बहुत सारी मात्रा में बनारस से भी हैं, बठिंडा पंजाब से भी हैं,
हरियाणा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस सारे के सारे बिंदुओं पे आपने बच्चों को, हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा एक बार अगर आप आज्ञा दें तो कुछ कह सकते हैं जोशी जी? हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं डॉक्टर जोशी। जरूर आप जरूर, प्रश्न मैं ले सकते हैं। मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा जी, जरूर। एक प्रश्न है डॉक्टर जोशी हमारे पास कि कई बार कोई पैर में मोच आ जाती है या पैर किसी पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे मुड़ जाता है, तो क्या उसमें हमारी मर्म चिकित्सा कुछ काम कर सकती है? देखिए विवेक जी, जिन्होंने प्रश्न किया है, अगर कहीं पर मोच है और वहाँ पे अगर टेंडेंस का अगर वहाँ एक्चुअली जो लिगामेंट और टेंडर का टियर होता है, वहाँ पे इमीडिएटली आप मर्म का उत्प्रेरण नहीं करेंगे। ऐसा मेंशन है कि उसके नियरेस्ट पॉइंट को आप उपचारित करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लिगामेंट और टेंडेंस के टियर्स के पॉइंट पे वहाँ पे अगर आप प्रेशर देंगे तो वो पेन और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देगा। उसका नियरेस्ट जो पॉइंट है वो उपचारित करने का जी जी। जो है उल्लेख है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है जोशी जी कि क्या जब कई बार लॉकडाउन के पीरियड में लॉस ऑफ इंसोम्निया, आजकल नींद नहीं आ रही है और मानसिक विकार, क्या कोई मर्म चिकित्सा मानसिक विकारों से और लॉस ऑफ स्लीप में भी कुछ काम कर सकती है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है जिन्होंने भी पूछा है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि नींद ना आ रही हो तो पादाभ्यंग बहुत बेस्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पैरों में कूर्च और कूर्च सिर मर्म होते हैं। एक्चुअली आप कूर्च और कूर्च सिर मर्म को आप अगर उपचारित करते हैं मालिश के द्वारा, पादाभ्यंग के द्वारा, इसके अलावा आप जो है वो सिर के मर्म, आप रात में नींद नहीं आती है तो आप कुछ मत करिए, आप अपने सीमंत मर्म पे बढ़िया सा तेल लगाएं। अभी आजकल लॉकडाउन है, वैसे ही बहुत है, आप स्क्रीन को देख रहे होंगे, तो आप कुछ नहीं, अपने जो मैंने बताया 5 सीमंत मर्म है उन पे अच्छा सा मसाज करिए, और पैर के तलवे पर जो कूर्च और कूर्च सिर है उस पर बढ़िया मालिश करिए, स्ट्रेस फ्री। और विवेक अग्रवाल जी के सानिध्य में रहिए, आपको नींद। इन्हीं प्रश्नोत्तर के सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। अमित गोयल जी की तरफ से आपको धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक